हेलो व्यूअर्स, नोटबुक है इसके वीकली क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क यानी कि SITP की योजना 2005 में शुरू की गई थी। दूसरा है, राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन भारत को तकनीकी कपड़ा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। तीसरा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क यानी SITP की योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। यह योजना कपड़ा उद्योग को अपनी कपड़ा इकाइयां स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। अतः कथन एक सही है। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन 2024 तक घरेलू बाजार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को रखता है। अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिन भारत में हथकरघा बुनाई समुदाय के महत्व को याद करता है। अतः कथन 3 सही है। चलिए नजर डालते हैं आज के दूसरे प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सभी स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य हैं। दूसरा है, स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित है और पूर्व में इसकी सीमा नॉर्वेजियन सागर से लगती है। तीसरा है, स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। तो आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सभी स्कैंडिनेवियाई देश नाटो के सदस्य नहीं हैं। इससे पहले एक अन्य स्कैंडिनेवियाई देश फिनलैंड नाटो का सदस्य बन गया था। स्वीडन ने नाटो में शामिल होने में अपनी रुचि व्यक्त की है, लेकिन उसके अनुरोध को बाधाओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि तुर्की और हंगरी से अनुमोदन अभी भी लंबित है। अतः कथन एक सही नहीं है। स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमा पश्चिमी में नॉर्वे और पूर्व में फिनलैंड से लगती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा स्वीडिश क्रोना यानी कि सेक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए नजर डालते हैं आज के तीसरे प्रश्न में। हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, ये बसें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करती हैं। कथन 2 है, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करती हैं जो विद्युत ऊर्जा और पानी का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती हैं। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाइड्रोजन बसें एक इलेक्ट्रिक बस की तरह होती हैं जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल बैटरी के साथ संपर्क करके बिजली पैदा करती है और कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करती है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं जो विद्युत ऊर्जा और पानी का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ती हैं। एनोड पर एक उत्प्रेरक हाइड्रोजन अणुओं को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में अलग करता है और दोनों उपपरमाणविक कण कैथोड के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। चलिए नजर डालते हैं आज के चौथे प्रश्न में। गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से पर हमला करती है। यह संक्रामक या वंशानुगत है और इसका सटीक कारण अज्ञात है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों की संख्या में वृद्धि के बीच पेरू ने राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से पर हमला करती है। अतः कथन 1 सही है। यह संक्रामक या विरासत में मिला हुआ नहीं है और इसका सटीक कारण अज्ञात है। अतः कथन 2 सही नहीं है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। अतः कथन 3 सही है। चलिए नजर डालते हैं आज के पांचवें प्रश्न में। यह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा है। इसकी स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। पायकारा और कुहन नदियां पार्क से होकर बहती हैं और साथ ही पार्क से निकलने वाली कई 12मासी धाराएं भी हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान है। आपके ऑप्शन है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। यह पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र को 1982 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। इसकी स्थापना इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।
यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। यह मुकुर्ती चोटी 2554 मीटर का भी घर है, अतः विकल्प सी सही है। चलिए नजर डालते हैं आज के 6वें प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। कथन 2 है हथनी कुंड बैराज तटवर्ती राज्यों के बीच यमुना नदी के जल वितरण को सुनिश्चित करता है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हथनी कुंड भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक कंक्रीट बैराज है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से अक्टूबर 1996 से जून 1999 के बीच किया गया था, अतः कथन 1 सही है। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी के प्रवाह को विनियमित करने और तटवर्ती राज्यों के बीच जल वितरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरियाणा यूपी सीमा पर अपस्ट्रीम में स्थित बैराज जल बंटवारे समझौतों को अपनाए रखने और जल संसाधनों के प्रबंधन में सहायक है, अतः कथन 2 सही है। इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। नजर डालते हैं आज के 7वें प्रश्न में। भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कृषि उत्पादन मूल्य श्रृंखला और बाजार कनेक्शन में सुधार। दूसरा है किसानों को ऋण, बीमा और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। तीसरा है कृषि में लैंगिक समानता का समर्थन करना और महिला किसानों को सशक्त बनाना। तो आपको बताना है उपर्युक्त में से भारत अभियान के कितने उद्देश्य हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक एग्री इंफ्रा फंड के तहत 7200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत सरकार मानव संपत्ति का निर्माण और लचीला कृषि अभियान शुरू किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला और बाजार कनेक्शन में सुधार, किसानों को ऋण, बीमा और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना, कृषि में लैंगिक समानता का समर्थन करना और महिला किसानों को सशक्त बनाना इसके उद्देश्यों का हिस्सा है, अतः तीनों कथन सही हैं। देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट प्रेषण मिशन एक संयुक्त पहल है। आपके ऑप्शन है भारत फ्रांस, भारत जापान, यूएसए कनाडा या यूएसए यूरोपीय संघ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा एक संयुक्त विकास है। जलवायु निगरानी और परिचालन अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपग्रह फेको भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा, अतः विकल्प 1 सही है। देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है DMS एक दुर्लभ आनुवंशिकी बीमारी है जो डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में प्रगतिशील गिरावट और कमजोरी की विशेषता है। दूसरा है यह 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो सकता है, मुख्य रूप से लड़कियों को प्रभावित करता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह लड़कों को भी प्रभावित कर सकता है। तो आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने DMD के लिए एक रोग संशोधित उपचार विकसित किया है। DMS एक दुर्लभ आनुवंशिकी बीमारी है जो डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में प्रगतिशील गिरावट और कमजोरी की विशेषता है। मांसपेशियों में कमजोरी DMD का प्रमुख लक्षण है, अतः कथन 1 सही है। यह 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो सकता है, मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में लड़कियों को भी प्रभावित कर सकता है। महिलाएं आमतौर पर आनुवंशिक गुण की वाहक होती हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। चलिए नजर डालते हैं आज के आखिरी प्रश्न में। कास पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कास पठार, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है और यह पश्चिमी घाट के जीवमंडल में आता है। दूसरा है यह अवसादी चट्टानों से बना है। तीसरा है यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने विकल्प सही है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कास पठार में एक मौसमी झील से तलछट के नए अध्ययन ने भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। कास पठार या पठार, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के जीवमंडल में आता है। इसका नाम कासा पेड़ से लिया गया है, जिसे वानस्पतिक रूप से एलोकार्पस ग्लैंडुलोसस यानी रुद्राक्ष परिवार के नाम से जाना जाता है। यह आग्नेय चट्टानों से बना है। यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है, अतः केवल कथन 2 सही नहीं है।